बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्या है कि व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक एग्जांपल भी दें। ये जो है सेम एज इट जो है आयनाइजेशन एनर्जी की ही डेफिनेशन है, बट इसमें आपने ये साथ बता देना है कि अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसमें तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वो फर्स्ट कहलाएगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें कब चाहिए होती है, जब हमने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम फर्स्ट वाला रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये हमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या बताती है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल जो है वो कितना टाइटली जो है होल्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको पता है जो सोडियम होता है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वीक बॉन्डिंग होती है, न्यूक्लियस के साथ इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, तो आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। तो जितनी कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं हम उस आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ द लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन द फास्फोरस। मीन्स ये भी आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है कि जो सल्फर है उसका अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, जबकि फास्फोरस की क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि सल्फ़र के पास एक ज़्यादा प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन देन फास्फोरस। अब इसमें 16 है सल्फ़र में, इसमें क्या है 15 है। बट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम शेल। तो जो इसके अंदर होता है ना सल्फ़र के अंदर, इससे जो एक ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके जो पी ऑर्बिटल होता है ना, इसमें भी तीनों पी में एक एक होते हैं, इसमें भी तीनों पी में एक एक होते हैं। तो अब इसका एक इजाफी होता है, तो एक पी वाले के अंदर एक और सेम शेल में ऐड हो जाता है। सेम शेल के अंदर ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो सल्फ़र के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फास्फोरस। इसलिए फिर जब आसान हो जाता है तो हमें एनर्जी भी कम चाहिए होती है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है वाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब आपने ये चैप्टर पढ़ा है उस वक्त आपने देखा है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। आपको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में मौजूद होता है, उनके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के पी ऑर्बिटल में मौजूद होता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बिलोंग कर रहे होते हैं 13 to 17 ग्रुप से, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो है इनके पी सब शेल की जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। देन हमारे पास इसका क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। उसमें हमारे पास है एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज़ मतलब एटम का जो साइज़ होता है वो एटम का साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मतलब कि एटॉमिक साइज़ अगर एटम का साइज़ अगर छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होती है। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। कहते हैं किसी भी एटम के ऊपर जो उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मतलब कि अगर किसी एटम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब उन्होंने पीरियड और ग्रुप में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में बढ़ रही होती है और ग्रुप में
कम हो रही होती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल एज यू मूव डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं। कहते हैं कि अल्कली मेटल में बच्चे हमारे पास आ जाता है ग्रुप 1। कहते हैं जब हम ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो इनका एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता जाता है। मतलब पहले छोटा था तो न्यूक्लियस के करीब था, जब उसका साइज़ बढ़ता जाएगा तो वो न्यूक्लियस से दूर दूर होता जाएगा। इसलिए जब वो दूर होता जाएगा तो उसकी न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती जाती है। इससे ये क्या कर देता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो निकालना, रिमूव करना इजी हो जाता है। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ग्रुप में नीचे आते आते बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाइल अदर डू नॉट। मतलब कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ के क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे होते। अब किन के चेंज हो रहे होते हैं, किन के चेंज नहीं हो रहे होते। तो कहते हैं एलिमेंट्स जो कि स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनके पास जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में मौजूद होता है और ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है। ये क्या करते हैं, लूज़ करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। मतलब कभी जो है 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं रिएक्शन पे डिपेंड करते हुए। तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये भी क्या कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। जबकि एलिमेंट्स जिनके स्टेबल और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं तो उन्हें रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसलिए उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फिक्स रहता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ इन द पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। अब मतलब आपने पीरियोडिक टेबल को देखना है, पीरियोडिक टेबल को देखकर ये देखना है कि 5वें पीरियड में और 15वें ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है। वो एलिमेंट बच्चे एक ही होगा। तो आपके पास बच्चे जो एलिमेंट आता है ये एंटीमोनी आता है। बच्चे आपने इसको ना पीरियोडिक टेबल सामने रख के आपने देखना है कि पीरियड 5 और ग्रुप 15 के अंदर ढूंढना है कि आपने कि एंटीमोनी वाकई ऐसे ही आ रहा है। फिर ये सर्च करने के बाद, देखने के बाद पीरियोडिक टेबल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि वाकई यही था, आपको मिल गया है, आपको पता चल गया है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक देन द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मतलब जो सोडियम और मैग्नीशियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं तो वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड से ज़्यादा आयनिक क्यों होते हैं, इसकी हमने रीज़न बतानी है। तो बच्चे जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये मेटल्स हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। आपको पता है मेटल वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल गेन करने वाले होते हैं। जब सोडियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं, शेयर कर देते हैं कम्प्लीटली और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं और शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं ये आयनिक ज़्यादा होते हैं दैन नाइट्रोजन ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड से। उसके बाद गिव रीज़न फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। मतलब अब हमने ये बताना है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो जब ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट क्यों होती है। सबसे पहले देखें तो सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल इसके अंदर आप याद करने हैं कि कितने होते हैं, 11 होते हैं। वाइल मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं, इसके टोटल 12 होते हैं। सोडियम जो है वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। क्यों जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन इजली, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी बॉन्डिंग इतनी नहीं होती तो वो जल्दी जल्दी उसको रिमूव कर लेता है। और जो मैग्नीशियम है ये स्टेबल ऑक्साइड बनाता है बट रिएक्ट मोर स्लोली ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम के बनिस्बत ज़्यादा होती है, तो इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है।
ये ऑक्सीजन के साथ हमने बताया। जबकि बच्चे क्लोरीन की बात देखें तो जो बोथ जो हैं वो आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, लेकिन दोनों में से मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से जो सोडियम क्लोराइड होता है वो ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ हीलियम डिस्पाइट द फैक्ट दैट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम इज़ +3 एंड दैट ऑफ हीलियम इज़ +2। वो कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो लिथियम की है वो हीलियम की बनिस्बत कम क्यों है, हालांकि उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के ऊपर +3 और हीलियम के ऊपर +2 है। तो इसकी हमने रीज़न बतानी है। कहते हैं कि जो लिथियम है उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड शेल में होता है। सेकंड शेल में मतलब दूर होता है न्यूक्लियस से, और उसके दरमियान एक फर्स्ट शेल आया हुआ होता है जो उसको क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा होता है। जबकि हीलियम का फर्स्ट शेल में होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, उसके दरमियान कोई शील्ड नहीं होती। इसलिए जो होता है it takes more energy to remove an electron from helium than from lithium। लिथियम का दूर होता है तो वो आसानी से हो जाता है, कम एनर्जी में भी हो जाता है, जबकि हीलियम से अगर रिमूव करवाना हो इलेक्ट्रॉन तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रिलियम एटॉमिक नंबर 4 हायर होती है देन दैट ऑफ बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। हालांकि जो ब्रिलियम है उसका +4 न्यूक्लियर चार्ज होता है और बोरोन का +5 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूक्लियर चार्ज। तो कहते हैं कि जो ब्रिलियम है उसने 2s2 के अंदर स्टेबल कन्फिग्रेशन की हुई होती है, जिसको डिस्टर्ब करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। जबकि बोरोन जो होता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में होता है विच इज़ हायर इन एनर्जी एंड इजी टू रिमूव। मतलब ये p ऑर्बिटल थोड़ा सा हो जाता है दूसरा और दूर हो जाता है थोड़ा, और इसकी एनर्जी p की ज़्यादा होती है, s की कम होती है। इसलिए क्या होता है कि इसको विच इज़ हायर एनर्जी, और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसलिए जो ब्रिलियम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसको रिमूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए होती है एनर्जी, बेशक इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है कम होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कॉमन इन सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, नियोन और फ्लोरीन आयन। उसके अलावा इनमें हमने कॉमन भी बताना है कि कॉमन क्या है, और दूसरा हमने ये बताना है कि इन सब को हमने इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज भी करना है। अब ये जितने भी तमाम के तमाम आयन्स हैं ना, ऑल आयन्स एंड एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। इन ये जो है ना इसमें भी 10 है, इसमें 11 थे, एक इसने लूज़ किया तो 10 हो गया, इसमें 12 थे, एक लूज़ किया तो इसमें क्या हो गया, 10 हो गए। इसमें 13 थे एल्युमिनियम है, इसने 3 लूज़ किए हैं तो इसमें 10 हो गए। इन सब में क्या क्या होते हैं, 10 होते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आगे कहते हैं कि जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही उस एटम का साइज़ क्या होता है, आयन का साइज़ छोटा होता है। तो इसलिए हम इसको अगर इनका साइज़ का ऑर्डर देखें तो हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, तो इस पे ज़्यादा चार्ज है ये पहले, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर नियोन और फिर फ्लोरीन आता है। बच्चे इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कहते हैं कि कंसीडर करें कि क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, मतलब ये क्या है, NaCl, MgCl2 और PCl5, इनको आपने कंसीडर करना है और इन दो बातों का जवाब देना है। पहली बात ये है कि क्लासीफाई ईच ऑफ दीज क्लोराइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमने बताना है कि एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल है। और दूसरी बात आपने ये देखनी है कि हर क्लोराइड के अंदर आप ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है कि इनको जो अलग अलग क्लासीफाई किया गया, इन क्लासिफिकेशन की वजह क्या है, इनके पानी के अंदर सॉल्व होने के बिहेवियर की बिना पर आपने इनको क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले बच्चे जो सोडियम क्लोराइड है वो ये न्यूट्रल है। ये आपने सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, आयनिक के अंदर इसको पढ़ा है। Na के ऊपर भी एक चार्ज होता है, Cl के ऊपर एक चार्ज होता है जो न्यूट्रल हो जाता है। इनके ऊपर NaCl के ऊपर कोई भी चार्ज हमें नज़र नहीं आ रहा होता। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ये एसिडिक होता है, और PCl5 क्या होता है, एसिडिक होता है। अब एसिडिक और इसकी एसिडिटी हम अभी देख लेते हैं पानी के अंदर। NaCl क्या होता है, इज़ फ्राम अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कहाँ से बनता है, ये किस से मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलता है। इसलिए ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल कर देते हैं। जबकि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसकी जब हम पानी के अंदर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें H पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसकी वजह से हम इसको स्लाइटली एसिडिक कहते हैं। जबकि जो PCl5 है ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये HCl बनाता है और H3PO4 बनाता है। इसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है।
बच्चे ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि हमने आज एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि अपलोड किया जाए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को, तो मैंने उस पर आज वीडियो बना दी है। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जो आप चाहेंगे मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगी। इन तमाम क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।